ओके यस, देखिए अब हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। कल मैंने आपको इसका प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी जिसमें इस प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताया गया था। अच्छा, अभी तक जो हमने चैप्टर में स्टडी किया ना, वो सब कुछ प्रोग्रेसिव वेव के लिए था। वो सब कुछ किसके लिए था? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव नाम से पता लग रहा है जो प्रोग्रेस करेगी, एडवांस होगी। एडवांस का मतलब है कि वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चल करके जाएगी और एनर्जी को कैरी करेगी और एनर्जी को प्रोपेगेट भी करेगी। और एनर्जी को क्या करेगी? प्रोपेगेट भी करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ऐसी वेव्स को प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं। उसी के लिए हमने वेलोसिटी फाइंड की, उसी के लिए हमने कुछ और पॉइंट्स भी देखे, फेज, टाइम पीरियड, ठीक है। इंटरफेरेंस, वो भी किसके कारण से हो रहा था? इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन के अंदर हमने एक फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया था इंटरफेरेंस, और बीट्स भी स्टडी किया। ये सब किस पे बेस्ड थे? प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं, ये भी बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव से ही क्रिएट होती है। इंटरफेरेंस भी किसके कारण हो रहा था? दो प्रोग्रेसिव वेव आकर के जब एक पॉइंट पर सुपरपोज करती थी, सुपर इम्पोज करती थी, उस केस में हमें एक किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था और किसी जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से बीट्स में भी यही था। बस बीट्स के अंदर ये था कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस में दो वेव जब सुपरपोज करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं होता, सेम एम्पलीट्यूड की होती है। एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमने जो पढ़ा था वो बता रहा हूँ, उसमें सेम एम्पलीट्यूड था, सेम फ्रीक्वेंसी थी, सेम वेवलेंथ थी, सेम टाइम पीरियड था। ऐसी वेव आकर के सुपरपोज कर रही थी, वो इंटरफेरेंस था। बीट्स में भी यही था क्या? बीट्स में एम्पलीट्यूड तो सेम था, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था लेस देन 10 हर्ट्ज और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। मैक्सिमम 10 हर्ट्ज हो सकता है या लेस देन 10 हर्ट्ज होगा। अब ये स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, तो उसके बारे में सुनिए। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये प्रोग्रेसिव वेव से ही प्रोड्यूस होती है। वो प्रोग्रेसिव वेव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। और उन वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दोनों वेव आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव होंगी। तो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेवलेंथ सेम है। टाइम लगता है इसको इतना बोलने में, तो इसकी बजाय मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों वेव एक जैसी हैं। अब कंडीशन समझ में आ गई? दो प्रोग्रेसिव वेव होंगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। एक प्रोग्रेसिव वेव इस डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी प्रोग्रेसिव वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। और जब ये इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, उस जगह पर कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ए मीडियम बट इन द opposite direction and superpose, then a new set of waves are formed, that waves are called stationary waves। अब नाम से पता लग रहा है स्टेशनरी है, तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। स्टेशनरी है तो उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि मीडियम कैसा होना चाहिए? बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, फ्री मीडियम नहीं होगा। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? फ्री मीडियम होता है। अब जैसे कि एयर है, मैं बोल रहा हूं तो ये प्रोग्रेसिव वेव आप तक चल करके जा रही है और भी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है, तो ये फ्री मीडियम है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बाउंडेड मीडियम की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को हमने फिक्स किया दो रिजिड सपोर्ट पे, ये रिजिड सपोर्ट है और ये रिजिड सपोर्ट है, तो ये बाउंडेड मीडियम हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक वेव क्रिएट करेंगे। ये वेव हमने क्रिएट की, कैसे क्रिएट की? तो आंसर है कि आपने इस वायर को प्लग करके छोड़ दिया। जैसे ही प्लग करके छोड़ा, इसमें सबसे पहले एक प्रोग्रेसिव वेव बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? एक प्रोग्रेसिव वेव बनती है, से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। हमने ऐसा माना कि जैसे ही ये प्रोग्रेसिव वेव बनी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और कल मैंने आपको एक स्लाइड और दिखाई थी जिसमें आपने ये देखा था कि अगर एक वेव चल करके जाती है और सामने फ्री एंड होता है या फिक्स्ड एंड होता है? फिक्स्ड एंड होता है तो क्या होता है? क्रस्ट जाता है तो ट्रफ आता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये वेव जैसे ही जाकर के यहाँ पर टकराएगी, टकराएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन में ये वाली वेव प्रोड्यूस होगी जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये वेव प्रोड्यूस होती है। और ये वेव किस डायरेक्शन में जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, इसके किस डायरेक्शन में जाएगी? ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो, रिफ्लेक्ट होकर के आई है तो रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी क्या?
नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, एम्पलीट्यूड भी नहीं बदल रहा। हम ऐसा मान रहे हैं कि एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये दोनों वेव प्रोग्रेसिव वेव है। क्या हम इनको आइडेंटिकल वेव बोल सकते हैं? तो आंसर है यस, आप इनको आइडेंटिकल वेव बोल सकते हो। तो एक है इंसिडेंट वेव और दूसरी है रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इनका सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन होगा तो इस बाउंडेड मीडियम में एक वेव क्रिएट होगी इस तरह से। ये एक वेव इसमें ऐसा क्रिएट होगी, ये वेव ऐसा बनेगी, फिर सारे पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर से बनेगी, फिर मीन पोजीशन पे, फिर से बनेगी, फिर मीन पोजीशन पे। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। एक बेसिक सी टर्म बता रहा हूँ। ऐसा होने के बाद जब ये सुपरपोज करेंगी तो ये स्ट्रिंग ऐसा वाइब्रेट करेगी। देखा होगा ये गिटार की वायर ऐसा वाइब्रेट करती है क्या? सो दिस इज स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, इसके सुपर पोजिशन के बाद में ये वेव क्रिएट होगी। फिर ये मीन पोजीशन से पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, पार्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये ऐसा वाइब्रेट करती रहेगी एंड दिस इज स्टैंडिंग वेव। अब आप ये बताइए, ये जो वेव इसमें क्रिएट हो रही है, क्या इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है? क्या ये एनर्जी ट्रेवल करके आगे जा रही है क्या? नहीं जा सकती, क्योंकि मीडियम कैसा है? बाउंडेड मीडियम है। कैसा मीडियम है? बाउंडेड मीडियम है। ये स्ट्रिंग चल करके नहीं जा रही कहीं पर। अगर स्ट्रिंग चल करके नहीं जा रही तो ये क्या नहीं ले जा सकती है? एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम इसका क्या नाम लिखते हैं? स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स लिखते हैं। अब इस वेव में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल फिक्स रहेंगे, जिन पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को ही नहीं मिलेगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट। क्या ये पॉइंट मूव करेगा? क्या यहाँ पर पार्टिकल मूव करेंगे? तो आंसर है ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। ये जो पूरा मीडियम था, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है? पूरा मीडियम है। इस मीडियम में ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नोड्स बोला जाता है। तो नोड्स वो पॉइंट होंगे जहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। और इसको हम लोग किससे लिखेंगे? एन से लिखेंगे। तो इस डायग्राम में आपको कितने नोड दिख रहे हैं? 2 नोड दिख रहे हैं। नोड होगा तो एंटी नोड भी होगा। एंटी नोड वो पॉइंट होगा जहां का पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। यहाँ का पार्टिकल 0.1 सेंटीमीटर ऊपर, ये 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.4 और ये 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिख रहा है आपको? ये इस पॉइंट पर। और जिस पॉइंट, जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उसको एंटी नोड बोला जाता है। तो नोड तो फिक्स पॉइंट होंगे जहां पर पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, और एंटी नोड वो पॉइंट्स होंगे जहां पर आपको पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं। बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जहां दिखेगा वो होगा एंटी नोड, वो होगा एंटी नोड। इसके बाद अब मैं आपको इसकी कंडीशंस बताता हूं कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है। फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे प्रोग्रेसिव वेव को और स्टेशनरी वेव को। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो फिर आगे की बात तो आसान रहेगी फिर हमारे लिए। अच्छा, एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये वेव्स क्रिएट होती हैं। ये एक इंसिडेंट वेव है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर मैं रिजल्टेंट बनाना चाह रहा हूँ। वैसे तो यही बनाना चाहिए क्योंकि इसी जगह पर प्रोड्यूस होगा इसका रिजल्टेंट, लेकिन अलग से आपको दिखा सकूं। अब ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है। हम इसमें कुछ फिक्स पॉइंट्स लेते हैं। इस चीज को पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अभी क्रस्ट पर क्या आ रहा है? ये इसका क्रस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको ये स्ट्रिंग के पार्टिकल सारे मीन पोजीशन पे दिखेंगे। ये पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे, सारे कहां पर होंगे? सभी मीन पोजीशन पर होंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा इस कंडीशन में। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वेव इस तरफ जा रही है, तो अगले ही कुछ इंस्टेंट पर ये वेव यहां से यहां आ जाएगी। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, यहां से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सही है। ये वाले क्रस्ट को देखिए, ये क्रस्ट इस पोजीशन पर आ चुका है क्या? थोड़ा आगे बढ़ गया। इसी तरह से इस ट्रफ को देखिए, ये किधर आ जाएगा? ये इस पोजीशन से यहां आ जाएगा क्या?
जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये वाला ट्रफ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर वेव प्रोड्यूस करते हैं, दैट वेव विल बी ऐसा आएगा। इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे हम लोग। सही बनाया क्या? देखो ये ट्रफ यहाँ था, क्या यहाँ पर पहुंच चुका है क्या? देखो ये इस पोजीशन पे आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है? दो वेव क्या कर रही है? क्रस्ट पर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पर ट्रफ आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। वो रिजल्टेंट वेव को मैं थोड़ा डार्क बनाता हूँ, ये होगी रिजल्टेंट वेव। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। सही बनाया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया क्या? ये वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इस वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या है? ए है। तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये रिजल्टेंट वेव होगी। अब ये वेव बनी, अगले ही सेकंड में क्या होगा? फिर से ये क्रस्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये वाला ट्रफ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर से यही कंडीशन आ जाएगी, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ। फिर से क्या होगा? सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर होंगे। इसके बाद में फिर से क्या होगा? ये थोड़ा और आगे चलेगा, ये थोड़ा और इधर चलेगा, फिर से यही कंडीशन आएगी। फिर से क्या होगा? फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पर आपको ये वेव ऐसा बनती हुई दिखेगी, ये बनेगी ऐसा, ऐसा चलता रहेगा वेव। ठीक है, लेकिन ये वेव चल करके नहीं जाएगी, ये वेव ट्रेवल नहीं करेगी, आपको सिर्फ इसी मीडियम में बनती हुई दिखेगी। फिर इसी मीडियम में ये मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर बनेगी, फिर मीन पोजीशन में, फिर बनेगी, फिर मीन पोजीशन पे। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं दिखा रहा कि ये क्या कर रही है, ट्रेवल नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैंडिंग वेव बनती है। अच्छा, अब डिफरेंस को बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स में क्या अच्छा, इसमें नोड और एंटी नोड क्या होंगे? नोड और एंटी नोड पॉइंट्स कौन से होंगे? ये वाला नोड होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। और ये वाला क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा एंटी नोड। इस पॉइंट को बोलेंगे ना, ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा। इसी तरह से फिर से ये नोड होगा, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। तो ये जो वेव बनाई है इसमें मल्टीपल नोड्स और एंटी नोड्स है। अभी जो मैं आपको इससे पहले वाला एग्जांपल बता रहा था जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को बांध रखा था दो एंड से, उसमें सिर्फ एक ही एंटी नोड बनेगा और दो नोड क्रिएट होंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे जिसके बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे, इट इज एन एडवांसिंग वेव। ये किस तरह की वेव है? ये एडवांसिंग वेव है। एडवांसिंग वेव का क्या मतलब है? अभी बताया था मैंने आपको, एडवांसमेंट, एडवांस होना मतलब आगे चलना, ट्रेवल करना। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एडवांसिंग वेव। अगर ये एडवांसिंग वेव है तो इसकी फिक्स्ड क्या होगी? इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। और इसमें क्या लिखोगे? देयर इज नो एडवांसमेंट ऑफ वेव। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं होगी? अगर ये वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही है तो इट इज नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अच्छा, ये वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? एडवांसमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ये कहां पर प्रोड्यूस होती है? ये किस में प्रोड्यूस होती है? ये बाउंडेड मीडियम में प्रोड्यूस होती है, इसीलिए तो क्या नहीं हो रहा, इसका कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा, ये ट्रेवल नहीं कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ये कैसे प्रोड्यूस होंगी? मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे और इसी के थ्रू क्या होगा? इसी के थ्रू वो क्या होगी? इसी के थ्रू इसकी एडवांसिंग होगी, ये चल करके जाएगी पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के थ्रू। और इसमें क्या लिखोगे?
इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ आ गया। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऐसा वाइब्रेट करेगा तो आसपास के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशंस कराएगा। तो किससे प्रोड्यूस होगी ये, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड वेव बोलते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होगी, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरे पॉइंट्स नहीं लिख रहा। और ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है इनका। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में चल करके ये क्या करेंगे, सुपरपोज या सुपर इम्पोज भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो इनके सुपर पोजिशन से सुपर इम्पोज होने से क्या होगा, कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। इसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, उसी को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और उसमें उसकी डेफिनेशन में क्या बोलोगे, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती हैं और सुपरपोजिशन करती हैं, उसके बाद में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम से कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, इसमें क्या होता है, ऐसा ट्रेवल करती है ये, और हमने बोला कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। क्या सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, क्या सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे क्या, आंसर है नो। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, ऐसा बताया था कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये अपने साथ इसको उठाता है, तो जब ये मैक्सिमम पर जाता है ये थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। तो क्या ये सेम फेज में थे क्या, तो कोई भी पार्टिकल सेम फेज में नहीं था। और इसको मैं यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर है मीन पोजीशन से, और ये पार्टिकल और ऊपर है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो सारे पार्टिकल सेम फेज पर हैं क्या, इसका फेज 0 है, इसका फेज कुछ 45 डिग्री है, इसका फेज 60 डिग्री है, इसका फेज π/2 है, 90 डिग्री है। मतलब ये 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ पार्टिकल कहाँ होंगे, अपोजिट फेज में होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। अपोजिट फेज बोल दो, या इसकी बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली बुक्स में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब है 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो सारे पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट फेज पर है। तो इसमें हम लोग एक वर्ड और ऐड कर देंगे, एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, पार्टिकल्स का क्या है, डिफरेंट फेज। उसमें अगर वो वेव मैं क्रिएट करूं तो एक स्टेशनरी वेव बनाता हूं, फिजिक्स। यहां पर इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, नोड, और ये भी फिक्स पॉइंट है, मूव नहीं कर रहा। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है पॉइंट, वो वाला कौन सा पॉइंट है, वो एंटी नोड है। अब इसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। अगर हम दो नोड की बात करें तो दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल आपको सेम फेज में मिलेंगे। अब देखो, जब ये स्ट्रिंग ऐसा ऊपर की तरफ जा रही होगी तो आप अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ से चला होगा और इस पोजीशन पर पहुंचा होगा, इसी तरह से ये पार्टिकल यहाँ से चला होगा, यहाँ आया होगा, और सेंट्रल पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचा होगा। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है क्या, या ये इससे भी ऊपर जा सकता है, तो आंसर है ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का। तो यहाँ पर इसकी फेज था 0 और इस जगह पर इसका फेज कितना है, π/2 90 डिग्री। इसी तरह से इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर था और फिर जैसे ही यहाँ पर आया इसका फेज हो गया π/2। ये भी कहां पर है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो मतलब इसका फेज भी क्या है, π/2 है। तो ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर उठते हैं और सबका फेज होता है π/2। फिर सारे पार्टिकल कहाँ जाते हैं, मीन पोजीशन पे जाते हैं, सबका फेज होता है पाई 180 डिग्री। फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाते हैं, सबका फेज होता है 3/2 पाई। फिर वापस आते हैं, सबका फेज होता है 2 पाई। तो सारे पार्टिकल कैसा रहते हैं, सेम फेज में। तो इसमें आप लोग थर्ड पॉइंट क्या ऐड करोगे, थर्ड पॉइंट क्या ऐड करेंगे, सेम फेज। लेकिन एक बात मैंने और बोली थी, बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, दो नोड्स के बीच की बात कर रहा हूं मैं। क्या गिटार की स्ट्रिंग सिर्फ ऐसा ही वाइब्रेट कर सकती है क्या, मेरे पास और भी तरीके हैं इसको वाइब्रेट करवाने के। आपने देखा होगा कि जो गिटार बजाते हैं वो क्या करते हैं,
वो स्ट्रिंग पर बीच बीच में क्या करते हैं, इसको टच करते हैं, तो अलग अलग तरह की साउंड आती है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ इसकी, जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये गिटार की वायर थी, मैंने इसको यहां से प्लग किया, प्लग करने के बाद मेरे को एक पॉइंट को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ उसको टच करना है, प्रेस नहीं करना है। प्रेस करोगे तो फिर ये अगर मैंने यहां से स्ट्रिंग को ऐसा दबा दिया जोर से, तो क्या होगा, ये भी फिक्स एंड हो गया और ये भी क्या हो गया, ये भी फिक्स एंड हो गया। तो ये एक बाउंडेड मीडियम हो गया, ये एक बाउंडेड मीडियम हो गया। आप देखोगे इसमें वेव ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो वेव सिर्फ इसमें प्रोड्यूस होगी। तो उसको क्या नहीं करना, प्रेस नहीं करना, सिर्फ वो क्या करते हैं, उसको उसको हल्का सा ऐसा टच करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी क्या बन जाता है, ये भी एक नोड बन जाता है। अब इसमें एक तरफ ये वाली वेव बनेगी, यहां से पार्टिकल किस तरफ जाएंगे, ये सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे, और फेज क्या होगा सबका, सबका फेज π/2 होगा। इसी तरह से इस नोड के दूसरी तरफ के जो पार्टिकल्स होंगे वो आउट ऑफ फेज होंगे, दूसरी तरफ के पार्टिकल क्या होंगे, आउट ऑफ फेज, मतलब वो 180 डिग्री पर होंगे। लेकिन सबका फेज क्या होगा, सबका फेज क्या होगा, 3/2π। तो ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो दो सक्सेसिव नोड की बात की जा रही है। दो सक्सेसिव नोड के बीच में सारे पार्टिकल का फेज सेम है, इन दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में सारे पार्टिकल्स का फेज सेम है। तो इसलिए ये सेम फेज तो लिखेंगे, लेकिन एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर ये क्या है, एंटी नोड, और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, एंटी नोड होगा। ये मूव कर सकता है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एंटी नोड होगा। तो अगर हम ऐसा बात करें कि दो नोड्स के बीच में दो सक्सेसिव नोड्स के बाद में, दो सक्सेसिव नोड के बाद में जो नेक्स्ट नोड आएगी, इसके पार्टिकल और दूसरे के पार्टिकल कैसा होंगे, तो उसका आंसर होगा आउट ऑफ फेज। दो सक्सेसिव नोड्स के बाद में जो इसके बाद वाला नेक्स्ट नोड आएगा, उसके, तो इन दोनों के अगर आप पार्टिकल्स का कंपैरिजन करोगे तो क्या बोलोगे, ये दोनों पार्टिकल्स किस में होंगे, ये दोनों पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज होंगे। लेकिन दो सक्सेसिव नोड के बीच में कैसा रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट है। ओके, और इसमें और बात सुनो क्या होगी। अच्छा, इसमें सारे पार्टिकल मीन पोजीशन को एक साथ क्रॉस करेंगे क्या, इसमें सभी पार्टिकल मीन पोजीशन को एक साथ क्रॉस करेंगे, नहीं, एक साथ नहीं कर सकते। ये पार्टिकल अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, तो क्या करेगा, अब इसके कहां पर जाने का टाइम आ चुका है, वापस मीन पोजीशन के, ये π/2 पर आया, फिर वापस आएगा, कहां पर आएगा, पाई पर, मीन पोजीशन पे, फिर किस तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये पार्टिकल जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर था, तो अभी तो इस पार्टिकल ने चलना ही शुरू किया है। जब ये यहां तक वापस आ जाएगा, तब ये कहां पर पहुंचेगा, तब ये मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा, और उस समय तक ये पार्टिकल कहां आ चुका होगा, मीन पोजीशन पे, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा तब। तो सारे पार्टिकल कभी भी आपको एक साथ क्या नहीं दिखाई देंगे, मीन पोजीशन पे नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि यहाँ पर फेज 0 था, यहाँ पर फेज, ये एक वेव कंप्लीट हो रही है ना, कितना फेज होगा, 2π होगा क्या, तो 0 और 2π वाला पार्टिकल सेम फेज में होगा। ये पार्टिकल कहाँ दिख रहा है आपको, मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन से फिर से कहाँ जाने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ये भी मीन पोजीशन से अब कहाँ जाने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो 0, 2π, 4π, 6π, इन पोजीशंस पर जो पार्टिकल होंगे, सिर्फ वो पार्टिकल सेम फेज में होंगे, सिर्फ वो पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे। अगर आप ऐसी बात करते हैं कि सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन पे नहीं आते, तो ये बात को हम इसके लिए ट्रू मानेंगे। सभी पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन पे नहीं आते, सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरवल पर जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन पर एक साथ आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट क्रॉस, या हम लोग ऐसा बोल देते हैं, reach at mean position at the same time। ये सारे एक ही टाइम पर मीन पोजीशन पर नहीं पहुंचते हैं। इसमें दो नोड के बीच की बात करो, दो नोड्स के बीच की बात करो, फिर से वही एग्जांपल ले लो आप, सिंगल नोड वाला, सिंगल एंटी नोड वाला, ये एक एंटी नोड है, इसमें ये सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं, फिर सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पर, फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से
नीचे की तरफ, फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर एक साथ। तो क्या होगा, रीच एट मीन पोजीशन एट द साइमल्टेनियसली बोल दो, या इसकी बजाय हम लोग क्या बोल देंगे, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, एक साथ पहुंचते हैं मीन पोजीशन पे। अच्छा, एक बात और, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो एक टाइम पीरियड में स्टैंडिंग वेव में मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी बार पास होंगे? एक टाइम पीरियड में स्टैंडिंग वेव में मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी बार पास होंगे? तो आंसर है 2 टाइम्स। पहले ये मीन पोजीशन पर थे, ठीक है, यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये मीन पोजीशन से ऊपर गए, π/2 फेज सबका, फिर सबका फेज पाई 180 डिग्री, तो आ गए मीन पोजीशन पे, फिर से नीचे गए, फिर वापस आए, एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार तो t/2 टाइम पर आएंगे और एक बार t टाइम पर आएंगे, तो ये एक टाइम पीरियड में कितनी बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे? 2 टाइम्स क्रॉस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का। इसके बाद में नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड सबका सेम होगा क्या प्रोग्रेसिव वेव में? तो आंसर है यस, सबको टॉप पर जाने का मौका मिलता है। अभी अगर ये पार्टिकल टॉप पर आ चुका है, तो अब ये कहां जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, और इतनी देर में ये पार्टिकल कहां चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा। ये डायग्राम याद करो जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इस तरह से था क्या, ये वेव ऐसा बढ़ रही थी क्या आगे, तो सारे पार्टिकल्स को टॉप पर जाने का मौका मिलता है। तो मतलब कि सब पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए ऐसा वाइब्रेशन करेंगे, तो सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड करेंगे, सेम एम्पलीट्यूड, सारे पार्टिकल्स का सेम एम्पलीट्यूड होगा। इसमें बताओ, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें ये पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 0 है। कौन से पार्टिकल का, नोड वाले का, तो जो नोड है वो तो मूव ही नहीं कर रहा, इसका एम्पलीट्यूड 0। ये पार्टिकल कुछ 0.1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल कुछ 0.3 सेंटीमीटर, ये पार्टिकल 0.7 सेंटीमीटर, तो क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम है क्या? एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, क्या सेम था, फेज सेम था इसका। तो यहाँ पर इसका फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। शॉर्ट में ये लिख देंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द पार्टिकल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स आर not having the same amplitude, they all are displacing from their mean position at different places। maximum displacement सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ओके, लास्ट पॉइंट, इसमें क्या लिख सकते हैं, इट ट्रांसमिट्स एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें क्या लिखेंगे, दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसमें 6 पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, दे ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए मीडियम, एंड दे डू नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज द मीडियम इज बाउंडेड, क्योंकि मीडियम ही क्या है, बाउंड है, वो दो फिक्स पॉइंट के बीच में बंधा हुआ है, कैसे ट्रांसमिट करेगा एनर्जी को। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, फिजिक्स में जैसा सीधा होता है वैसा उल्टा भी होता है। कैसे, अभी मैंने बोला कि दो प्रोग्रेसिव वेव से एक स्टेशनरी वेव बनती है, दो प्रोग्रेसिव वेव जा रही हैं तो उनके सुपरपोजिशन से एक स्टेशनरी वेव बनती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक स्टेशनरी वेव से दो प्रोग्रेसिव वेव बने? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टेशनरी वेव से दो प्रोग्रेसिव वेव बने? उल्टा बोल रहा हूं, जस्ट दो प्रोग्रेसिव से एक स्टेशनरी। अब मैं बोल रहा हूं एक स्टेशनरी से दो प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट होंगी, कैसे होंगी देखिए। जैसे कि आपने गिटार की वायर को प्लग किया, इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगी, प्रोग्रेसिव वेव। एक प्रोग्रेसिव वेव बनेगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी टकरा करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये वेव बनेगी। तो इससे यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बननी शुरू हो जाएगी, ऐसा ये स्ट्रिंग ऐसा वाइब्रेट करेगी। तो जब ये स्ट्रिंग मीन पोजीशन से ऊपर जा रही होगी, तो क्या इसके आसपास मीडियम के पार्टिकल्स नहीं है क्या, मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो जब ये ऐसा ऊपर जाएगी, यहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट करेगी। जब ये नीचे आएगी
यहाँ पर क्या क्रिएट करेगी, कंप्रेशन। जब ये मीन पोजीशन पर आएगी तब क्या क्रिएट करेगी, रेयरफेक्शन। और जब ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स को ये कंप्रेस कर देगी, तो यहाँ पर कंप्रेशन होगा। फिर ये इस पोजीशन से मीन पोजीशन पर आएगी तो फिर यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव दो प्रोग्रेसिव वेव को क्रिएट कर रही है, और वही प्रोग्रेसिव वेव तो हमारे ईयर तक आती हैं, तभी तो हमें स्ट्रिंग के वाइब्रेशन सुनते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। दो प्रोग्रेसिव वेव से एक स्टैंडिंग वेव बनाई जा सकती है, या एक स्टैंडिंग वेव से दो प्रोग्रेसिव वेव्स भी क्रिएट की जा सकती है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक तो अभी हो नहीं पाएगा, तो कल ही डिस्कस करेंगे, 5-6 मिनट है।